नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के महान उपन्यास गोदान का भाग 11। पिछले अंक में आपने सुना कि भोला और होरी अपने अपने दुखड़े एक दूसरे को कहते हुए और सिर पर भूसे के खांचे लिए हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। भोला अपनी बेटी झुनिया के बारे में भी बताता है कि उसका विवाह हो गया था, किंतु मुस्लिम और हिंदू के दंगे में उसके पति को किसी ने छुरा मार दिया और आजकल वह इसके पास ही आई है, जहाँ पर उसकी भाभियाँ दिन रात उसे जलाती रहती हैं और घर में महाभारत मचा रहता है। अब इससे आगे इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मंजीरा, एक ताख पर तो कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर कर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर से बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं और गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झींकते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान कैसे हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे
उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थीं और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति, अधीर, चंचल। धन्यवाद।